अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ब्रिक्स ममालिक का दहशतगर्दी पर सख्त रद्द-ए-अमल, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन मामले में समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। जुमेरात 10 जुलाई को सुनी जाएगी दलीलें। बिहार इलेक्शन कमीशन महज डाकघर, तेजस्वी यादव का रिमार्क। वोटर लिस्ट नजरसानी को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे ओवैसी, कहा जल्दबाजी हुई तो लाखों लोग वोट देने के हक से महरूम हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी सामान हर्ब की अहमियत में इजाफा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का एहसास। हिंदुस्तानियों को अब सिर्फ 25 लाख में मिलेगा मुत्तहिदा अरब इमारात का गोल्डन वीजा, दुबई में नई पॉलिसी का ऐलान। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। ब्रिक्स ममालिक ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और दहशतगर्दी से निजात पाने के अज़्म का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर अपील की गई है। ब्रिक्स ममालिक के 17वें सरबराही इजलास में इतवार की देर रात जारी मुश्तरका एलामिया में तमाम रुकन ममालिक ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आलमी इदारों को मज़ीद जामे बनाने और पायदार हुक्मरानी के लिए ग्लोबल साउथ ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इलामिया में रुकन ममालिक की जानिब से कहा गया है कि हम बाहमी एहतराम और अफ़हाम व तफ़हीम, खुद मुख्तार मसावात, यकजहती, जमहूरियत, खुलेपन, जामियत, ताउन और इत्तेफाक पर ब्रिक्स के जज्बे के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हैं और हम ब्रिक्स में ताउन को मजबूत करने का अहद करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि साल 2026 में ब्रिक्स की हिंदुस्तान की सदारत और हिंदुस्तान में 18वें ब्रिक्स सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन को यकीन दिलाया। रुकन ममालिक ने दहशतगर्दी से निपटने में दोहरे मेयार को मुस्तरद करते हुए मुजरिमों को इंसाफ के दायरे में लाने के लिए मिलकर काम करने और दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील में 17वें ब्रिक्स में सरबराही इजलास के मौके पर क्यूबा, मलेशिया और वियतनाम के रहनुमाओं के साथ अलग अलग अच्छी मीटिंगें की और मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के ताउन पर तबादिल ख्याल किया। मोदी ने इन मीटिंगों की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर किए। इस दौरान ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को करे कदम उठाने होंगे। बिहार में खुसूसी गहरी नजरसानी के तहत वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के अंशे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। पीर को सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर फौरी समाअत का मुतालबा किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को समाअत के लिए तैयार हो गया है। कपिल के साथ सीनियर वकील अभिषेक, शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस अमल से लाखों लोगों, खासतौर पर खवातीन और गरीब तबके के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का खदशा है। आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार इलेक्शन कमीशन महज डाकघर है और वो फैसले लेने का इख्तियार नहीं रखता। तेजस्वी यादव का कहना था कि वोटर लिस्ट में नजरसानी के इलेक्शन कमीशन के इक़दाम के खिलाफ इन्होंने रियासती इलेक्शन कमीशन पहुंचकर अपने खदशा और मसाइल पर बात की है और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ को रखा है। और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है,
ये फुल पेज जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ये छापा गया है और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गन्ना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो हैं वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट बिहार में असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी, SIR के अमल को लेकर AIMIM का एक नुमाइंदा वफ्द रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में इलेक्शन कमीशन पहुंचा। नुमाइंदे वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के अफसरों के साथ मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि हम वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस अमल के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर 15-20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट तो अपनी शहरियत भी खो देंगे। अगर किसी का नाम हटा दिया जाए तो वो शख्स न सिर्फ अपनी हक रायदही से महरूम हो जाएगा बल्कि उसके जरिए माश का मसला भी सामने आ जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हमारा सिर्फ ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इतने कम वक्त में इस तरह के क़वायद को कैसे नाफिज कर सकता है। लोगों को इस मसले का सामना करना पड़ेगा और हमने अमली मुश्किलात को उजागर करते हुए इन मामलों को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। कह दिया कि इतने करोड़ लोगों के नाम आने चाहिए। फिर हमने इस CEC को बताया कि आखिर कोई सेपरेट मैकेनिज्म आप क्यों नहीं क्रिएट करते। जैसा अभी हमारे विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या स्पेशल मैकेनिज्म होगा। दूसरा ये है कि ये BLOs की ट्रेनिंग नहीं हुई और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई भी उनकी हैंडबुक नहीं मिलेगी। जो भी ट्रेनिंग होती BLOs की उसकी हैंडबुक मिलनी चाहिए और मिलती है, वो अब की बार नहीं मिली गई है। हमने उनको ये भी बताया है कि बिहार में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का तो जिक्र अख्तर ईमान साहब ने आपके सामने कर दिया। पहला उनका प्रेस नोट देख लीजिए 24 जून का, उसमें उन्होंने क्या कहा। फिर उसको उन्होंने अमेंड किया 30 जून को, कहा कि 4.93 करोड़ वोटर आएंगे। अब 6 जुलाई का नोटिफिकेशन देके कह रहे हैं कि आप नाम डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए। तो ये जो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये हमारी नजर में इट रीक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैलाफाइडे, सफर्स फ्रॉम नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और हमने CEC साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते। भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में वो जो वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात हमने उनके सामने कही कि ये जो भी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, इसका कोई लॉ से नहीं निकल रहा है, इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत किया, तो इसका भी मैलाफाइडे उसमें होता है। और आखिर में हमने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें हमारे पहले रिप्रेजेंटेशन में हमने जिक्र किया था, जो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
साफ तौर पर कहा लाल बहा हुसैन में कि द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय ईआरओ टू डिसएनफ्रेंचाइज इलेक्टर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम affecting judgment of ERO जो यहां पर हो सकता है, and consequence of having one name included in the previous electoral roll। तो ये सब बातें हमने ECI के सामने रखी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 डेट्स दिए, बिफोर 87, बिटवीन 87 एंड 2004 एंड आफ्टर 2004। तो ये वहीं बिहार में AIMIM के रियासती सरबराह और MLA अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि नजरसानी की तारीख बढ़ा दी जाए या रोक लगा दी जाए, क्योंकि रियासत में कई लोगों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है, कई महाजिर मजदूर है और मानसून का मौसम भी है। रियासत में सिर्फ 2% आबादी के पास पासपोर्ट है और ग्रेजुएट्स की तादाद 14% है। गरीब लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। सैलाब के दौरान कई लोगों ने अपने दस्तावेज और सामान खो दिए हैं, जिससे वो कागजात नहीं होने के सबब वोट देने से महरूम रह जाएंगे। तेजस्वी यादव और दीगर कायदीन के बाद अब बिहार के कांग्रेस कायदीन ने भी इलेक्शन कमीशन के बिहार में वोटरों की फहरिस्त पर नजरसानी के इक़दाम की कड़ी मजम्मत की है और कहा है कि एक गहरी साजिश के तहत बिहार के अवाम के साथ धोखा करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से बिहार के लाखों गरीब वोटरों के हक राही दही से महरूम हो जाने के खदशात पैदा हो गए हैं। जो पहले मैंने कहा कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेगा। इसके बाद यदि इसका अर्थ यह है कि ईआरओ उन लोगों से मिलने मौके पर जाएंगे जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 साल का है या नहीं है, उस क्षेत्र में निवास के अवधि की जानकारी लेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य के व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लेंगे। और यह विज्ञापन न सिर्फ चुनाव आयोग को आक्रामकता की पोल खोलती है, अपितु बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के अनैतिक मदद की शंका प्रकट करती है। यदि आप जैसा कि जानते हैं कि सत्ता पक्ष जिसका सत्ता होता है उसका ब्यूरोक्रेट उनके प्रभाव में काम करते हैं, और यदि वो उनके प्रभाव में काम करेंगे तो मरकजी वजीर दिफा राजनाथ ने आज DRDO के ज़ेर एहतमाम कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अपने खिताब के दौरान इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देसी साख्ता दिफाई मसनूआत की कारकर्दगी को सराहा। इन्होंने कहा, अगर हमारे दिफाई बजट को देखें तो ये दुनिया के कुछ ममालिक के GDP से बड़ा है। जब लोगों की मेहनत से कमाई गई आमदनी एक अहम हिस्सा वजारत दाफा के लिए मुख्तस किया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उनका कहना था कि हमारे दिफाई अखराजात ऐसे होने चाहिए जिससे न सिर्फ बजट में इजाफा हो बल्कि हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सही वक्त पर सही मकसद के लिए मुनासिब तैनात के जरिए। लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूंगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है। यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के DNA में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहां एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहां करना चाहूंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के 2 तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।
और एक अच्छी बात है, इससे कई बार कुछ नए फ्रेश आइडियाज इन संस्थानों में आते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह संस्था अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिलीवरी सिस्टम के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल गोल्स को अचीव करने के बारे में खुद से इंट्रोस्पेक्शन करे। एक ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन का कल्चर बनाएं जिसमें लोग खुद ही अपनी कमियों को पहचानें, खुद ही अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज पर ध्यान दें और उन्हें ओवरकम करने हेतु क्या किया जा सकता है इस संबंध में विचार करें। साथियों, मेरा मानना है कि इंटरनल रिफॉर्म्स ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज़्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज़ खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं और इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा रियासत हाय मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने वीज़ा से मुतालिक ज़ाब्तों में बड़ी तब्दीली की है। इससे हिंदुस्तानियों के लिए वहाँ पर गोल्डन वीज़ा लेना आसान हो गया है। यूएई हुकूमत ने नामजदगी पर मुबनी एक नए तर्ज का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। इसमें कुछ शराइत है जो दुबई में प्रॉपर्टी या कारोबार में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने के मौजूदा तरीक़ेकार से अलग है। हिंदुस्तान के लिए अब तक दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने का एक तरीका यह था कि प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की जाए, उसकी कीमत कम से कम 4 करोड़ 70 लाख करोड़ रुपये होने चाहिए थे, या फिर मुल्क में कारोबार में बड़ी रकम की सरमायाकारी की जाए। फायदा पाने वालों और तरीक़ेकार में शामिल लोगों ने बताया कि नई नामजदगी पर मुबनी वीज़ा पॉलिसी के तहत हिंदुस्तानी अब तकरीबन 24 लाख रुपये की फीस देकर ताहियात यूएई के गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा उठा सकेंगे। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत तेज हवाओं और बारिश से हुई। सुबह करीब 5 बजे से ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। माहौल ऐसा था कि मानो बादल बरसने को बेकरार है। महकमा मौसमियात ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश के बाद दिल्ली में कई सड़कें झील में बदल गई है, जबकि ट्रैफिक में खलल पड़ा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ब्रिक्स ममालिक का दहशतगर्दी पर सख्त रद्द-ए-अमल, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन मामले में समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को सुनी जाएगी दलीलें। बिहार इलेक्शन कमीशन महज डाकघर, तेजस्वी यादव का रिमार्क। वोटर लिस्ट नजरसानी को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे ओवैसी, कहा जल्दबाजी हुई तो लाखों लोग वोट देने के हक से महरूम हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी सामान हर्ब की अहमियत में इजाफा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का एहसास। हिंदुस्तानियों को अब सिर्फ 25 लाख में मिलेगा मुत्तहिदा अरब इमारात का गोल्डन वीज़ा, दुबई में नई पॉलिसी का ऐलान। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।